नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज बहुत दिनों के बाद हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका में कुछ कांड ऐसा हो गया है कि बात करनी पड़ रही है। यूं तो औपचारिकता होती, लेकिन औपचारिकता में पेंच आ गया है। और मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव हार चुके हैं, जिसकी हेडलाइनें आप सब देख चुके हैं, उसके बावजूद वो अपनी आखिरी कोशिश में लगे हुए हैं। अभी वो इस पूरे दम से इस बात पे अड़े हुए हैं कि किसी तरह व्हाइट हाउस पे कब्जा बना के रखें। चल क्या रहा है, आज क्यों बात कर रहे हैं, इसकी गहराई में जाऊं उससे पहले आपसे एक आग्रह करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, साथ में घंटी भी बजाइए ताकि आपको खबर मिल जाए जब नया वीडियो आए या जब मैं लाइव आऊं। अगर आपको ये बातचीत पसंद आ रही है तो आप इस बातचीत के, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। और आज अमेरिका की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीबीसी हिंदी रेडियो के पूर्व संपादक शिवकांत जी। शिवकांत जी यूं लंदन से जुड़ते हैं, आपको मालूम है, लेकिन इस वक्त वो भारत हैं। कुछ समय के लिए आए हुए थे और उसके बाद वो ये कोरोना के नए लॉकडाउन के चक्कर में फंस गए हैं। शिवकांत जी, सबसे पहले तो आपको नए साल की 2021 की बधाई। हालांकि शुरुआत आपकी बहुत विचित्र हुई है, आपको वापस जाना था और आप अटके हुए हैं, लेकिन फिर भी धन्यवाद आलोक 2021 जी। ये आपको सारी भी बहुत तकलीफें। बहुत बधाई। धन्यवाद। उम्मीद करेंगे कि 2021 ये सारी परेशानियां तकलीफें लेकर न आए, कम से कम इन सब के इलाज निकल के आए जो 2020 में जो संकट हमने देखे थे। क्या हो रहा है अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कर रहे हैं, अब उसका मतलब क्या है? यहाँ बहुत से लोगों को तो लग रहा है सब कुछ हो गया, सेटल हो गया। हालांकि भारत में ऐसा होता है, चुनाव जीतने के अगले दिन ही नई सरकार बनने लगती है। अमेरिका में बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन इस समय क्या हो रहा है, खासकर ये जॉर्जिया की 2 सीटों का जो चुनाव है, जिसके नतीजे एक के करीब करीब आ गए हैं, लोग उसका ऐलान कर चुके हैं, लेकिन दूसरा अटका हुआ है। क्या वो इतना अटका हुआ है कि उससे डोनाल्ड ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस की चाबी मिल सकती है? देखिए, सबसे पहले तो क्या हो रहा है इसका जवाब मैं देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप की बातें लोगों को बेबुनियाद, बेतुकी लग सकती हैं और वो बेबुनियाद, बेतुकी बातें कर भी रहे हैं। लेकिन उसके पीछे मुझे लगता है एक सोची-समझी रणनीति है और वो रणनीति ये है कि चुनाव तकनीकी रूप से आप हार भी गए, जंग आप हार भी गए, इसके बावजूद आप हार मानने को तैयार नहीं। वो ये मानते हैं कि वो असली अमेरिका, जिसको वो असली अमेरिका कहते हैं, वो ये मान के चलिए कि गोरा अमेरिका है, ऐसा अमेरिका है जो रूढ़िवादी है और ऐसा अमेरिका है जो शहरों की बजाय देहात में ज़्यादा रहता है, जो कम पढ़ा-लिखा है लेकिन संपन्न है, समृद्ध है और जो एक तरह से पारंपरिक रूप से उनकी रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक रहा है। तो वो उस अमेरिका के क्या कहते हैं, हिमायती बन गए हैं, लंबरदार बन गए हैं और उन्होंने उनको एकजुट भी कर लिया है, लामबंद भी कर लिया। आपने देखा कि मतलब इतिहास में ये सही है कि जो बाइडेन ने रिकॉर्ड तोड़ा है और उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं और अंतर भी दोनों का बहुत ज़्यादा है, 70 लाख से ज़्यादा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कोई पीछे नहीं है, उनको इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। किसी भी रिपब्लिकन पार्टी के नेता को आज तक, हालाँकि वो हार गए हैं, लेकिन इतने वोट नहीं मिले। वो इसी दम पर ये कह रहे हैं कि देखिए 7.5 करोड़ लोग मेरे पीछे हैं, 7.5 करोड़ लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं और वो ये मानते हैं वो असली अमेरिका है। और उस असली अमेरिका का प्रतिनिधि अपने आप को मानते हैं और इसलिए वो ये गद्दी नहीं छोड़ना चाहते। वो ये कह रहे हैं कि इस गद्दी पे हमारा हक है और ये ज़बरदस्ती गद्दी छीनी जा रही है। इसके पीछे जो जो गहरी बात है वो ये है कि एक तरह का भय पैदा हो रहा है अमेरिका की जो गोरी बहुसंख्यक आबादी है उसके भीतर, कि धीरे-धीरे करके वहाँ काले अल्पसंख्यकों की आबादी, अप्रवासी एशियाइयों की आबादी और जो लोग लातिनी अमेरिका से आए हैं, उनकी आबादी बढ़ रही है, 40-42% के आसपास है। और जो आंकड़ों का रुझान है, वो ये बताता है कि अगले 20-25 साल में वो लगभग बराबर हो जाएगी या वो पूरी जो आबादी है, उससे आगे निकल जाएगी। तो लड़ाई अब इस बात की चल रही है कि अगर ऐसा होगा,
और अगर ये लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनने लगेंगे तो वो जो असली अमेरिका जिसको ट्रंप कह रहे हैं, जो गोरा अमेरिका है, उसका क्या होगा? तो वो उन्होंने पहले से उसका प्रतिनिधित्व तो संभाल लिया है और उसकी लड़ाई कर रहे हैं। तो ये तो है लबो-लबाब, ये ऐसा क्यों हो रहा है? अब जो तकनीकी बात है कि इस वक्त हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसकी 2 वजह हैं। एक तो हालांकि सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, 14 दिसंबर को सारे राज्यों के जो निर्वाचन मंडल थे, जो इलेक्टोरल कॉलेज थे, उन्होंने अपने अपने नतीजों की घोषणा कर दी और उसके बाद राज्यों के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने उस पे जो है वो सील लगा दी, उन्होंने उनको प्रमाणित कर दिया और कहा कि ठीक है, जो बाइडेन जीत गए, उनको 306 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट मिले हैं और इनको 232 मिले हैं। अब उसको नकारा नहीं जा सकता, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, केवल अदालतों में उसको चुनौती दी जा सकती थी। अदालतों में इन्होंने 40-45 बार चुनौती देने की कोशिश की, तो छोटी अदालत से लेकर के सर्वोच्च अदालत तक हर जगह ये हार गए हैं। बल्कि कल ही एक फैसला आया, एक जो फेडरल जज है उसने इन्होंने एक याचिका दायर की थी कि ये जो चुनाव है जॉर्जिया का, इस चुनाव के नतीजे को गैर कानूनी घोषित किया जाए और जो है वो दोबारा चुनाव कराया जाए, तो उसने उसको खारिज कर दिया बिल्कुल। तो अब वो सब तो हो गया है। औपचारिकता इस सारे चुनाव की ये होती है कि हर 6 जनवरी को, 20 जनवरी से करीब-करीब 14 दिन पहले, हर 6 जनवरी को नई जो प्रतिनिधि सभा है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हर 2 साल में नई चुनी जाती है। तो इस बार भी नई चुनी गई है। तो उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि, जिसको आप भारत की लोकसभा कह सकते हैं, और सेनेट, उनका मिला-जुला संयुक्त सत्र होता है और उस सत्र की अध्यक्षता जो निवर्तमान उपराष्ट्रपति है, जो कि माइक पेंस है, उनको करनी होती है। और वो लोग बैठ के, उस सत्र का काम ये होता है कि सारे राज्यों ने जो उनके जो निर्वाचन मंडल थे, उनके जो इलेक्टोरल कॉलेज थे, उन्होंने जो नतीजे दिए हैं, उन नतीजों की घोषणा हो और उस घोषणा पर ये पूछा जाए सांसदों से कि भाई किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, और अगर आपत्ति है तो उस पर बहस करवाई जाए, और बहस करवाई जाए, हो सकता है मतदान की नौबत भी आ जाए। आम तौर पे ऐसा होता है कि घोषणा होती है और 1 घंटे के भीतर-भीतर सब कुछ निपट जाता है और जो है वो उपराष्ट्रपति जो माइक पेंस है, उनको ये करना था और उनकी भूमिका केवल इसकी इतनी है कि वो एक तरह से जैसे रोल कॉल होता है, इस तरह से हर राज्य के उनको बुलाएं और घोषणा करते हैं कि इस राज्य ने ये फैसला किया है, और उसके बाद फाइनली जो अंतिम रूप से ये घोषणा करते हैं कि हाँ, ये नए राष्ट्रपति हैं और ये नए उपराष्ट्रपति, चुनाव का काम संपन्न हो गया, जिससे 20 तारीख जैसे हम लोग ये देखते हैं जो फिल्मी अवार्ड वगैरह होते हैं, जिनमें कि जूरी ने कुछ तय करके बंद लिफाफे में भेजा होता है और उसको अनाउंस करने पढ़ देता है। तो यहाँ उपराष्ट्रपति का काम वही है। तो वो जज वाला काम है कि वो उस मतलब बल्कि वो खुद घोषणा ना करे, वो जो जूरी का प्रतिनिधि है उसी से कहे कि आप पढ़ के सुना दीजिए और उसके बाद कह दे साहब ये फैसला हो गया। लेकिन यहाँ देखिए, इसके खिलाफ अब ये सब होने वाला था। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहे थे माइक पेंस के ऊपर कि पहली बात तो आप इसे स्वीकार न करें, आप वहां खड़े हो जाएं और ये कहें कि साहब नहीं, ये चुनाव जो है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इसमें धांधली हुई है और ये जीत हमसे छीनी गई है और ये गैर कानूनी चुनाव है और यहाँ जो बहुत से वोट जबरदस्ती पैदा कर लिए गए। जबकि सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 दिन पहले फोन किया जॉर्जिया के मुख्य चुनाव अधिकारी को, और फोन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है उसको फोन करके ये कहा कि भाई 11,000 वोटों की तो बात है, कुछ जुगाड़ करके 11,000 वोट भी तुम जमा नहीं कर सकते, मतलब अब उसने कहा कि भाई 11,000 वोट क्या, मेरे कोई जादूगर कहां से लाऊं 11,000 वोट? तो हालत ये है। तो ऐसा तमाशा तो छोटे मोटे जो 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 जिनको वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं, मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री नहीं कहना चाहिए, जो पिछड़े राज्य हैं, जहां तानाशाही लोकतंत्र ने जहां जड़ें नहीं जमाई हैं, वहां ऐसा होता है। अमेरिका में ऐसा हो रहा है, हर दूसरे दिन वो एक नई आपत्ति उठाते हैं। वो अपनी चुनावी प्रक्रिया पर, अपने चुनाव तंत्र पर आपत्तियां उठा करके उन्होंने ये किया है कि उसका तमाशा बना दिया है। उनको बिल्कुल विश्वास नहीं। और अब हालत ये है कि उनके पीछे जो अमेरिका खड़ा है, जिसको वो असली अमेरिका कहते हैं, आधा अमेरिका, वो उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उनको वाकई लगता है कि बड़ी भारी धांधली हुई है
और डोनाल्ड ट्रंप से ये इस चुनाव की जीत जो है वो छीन ली गई है। तो ये हुई एक बात। ये औपचारिकता 6 तारीख को होती है, जो बुधवार को होगी, ये सभा होगी। अब इस सभा में जो सांसद होते हैं उनका ये अधिकार होता है कि वो आपत्ति अपनी जाहिर करें, और आपत्ति जाहिर करने के लिए उनको किसी प्रमाण को देने की जरूरत नहीं है। वो ये कह सकते हैं कि साहब ऐसे आरोप लग रहे हैं कि इसमें धांधली हुई है और सही तरह से गिनती नहीं हुई, तो मतलब मुझे ठीक अगर नहीं ये होता उसका कोई दूसरा सांसद या सेनेटर समर्थन कर दे, तो अगर ऐसा होता है तो फिर उस पर बहस के लिए पहले मत विभाजन होता है। मत विभाजन होकर के दोनों जो है पक्ष के जो सांसद हैं वो अपने अपने कोने में चले जाते हैं, और उसके बाद आकर के 2 घंटे की उस पर बहस होती है। और बहस अगर बहुत लंबी चले तो उसके बाद उस पर मतदान भी हो सकता है। अगर मतदान होता है, देखिए ये सारी हम जो है वो अगर मगर की बात कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति आती है और मतदान में वो कोई प्रस्ताव भी पास कर देते हैं, तो उस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो 14 दिसंबर को राज्य के जो मतलब जो राज्य के जो चुनाव अधिकारी हैं उन्होंने जो तय कर दिया वो तय कर दिया। चुनावी कानून ये कहता है कि कांग्रेस का काम उसको चुनौती देना नहीं है, कांग्रेस का काम उस पर मुहर लगाना है, उस पर बहस करना है। आप उस पर बहस कर सकते हैं लेकिन उसे चुनौती नहीं दे सकते, बदल नहीं सकते उसे आप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। सारी जगह वो हार चुके हैं, वो सोच रहे हैं, वो महाभारत वाली कहावत है ना कि सारे के सारे महारथी जब भीष्म पितामह जो है मर गए, द्रोणाचार्य मर गए और कर्ण मर गए, तो अश्वत्थामा चले गए, तो उसके बाद शल्य को सेनापति बनाया गया और कहा कि साहब शल्य जो है अब जाएंगे और वो हमें जिता के लाएंगे। तो अब ये बात हो रही है कि अब माइक पेंस से वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। और देखिए बाहर क्या ड्रामा चल रहा है। ये सारा जो व्हाइट हाउस के बाहर बड़ी भीड़ जमा हो गई है ट्रंप समर्थकों की, और पुलिस के साथ उनकी गुत्थम गुत्था चल रही है। पुलिस उनके ऊपर जो है वो पानी की बौछारें, पानी की बंदूकें जो है चला रही है और किसी तरह से उनको भगाने की कोशिश कर रही है। वो कल रात से वो जमा है, तो ये सीन भी चल रहा है। तो ये जो आरोप लगा रहे थे कि साहब वामपंथी अगर डेमोक्रेट जीत गए या जो बाइडेन जीत गए तो वामपंथी बबर जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उनके समर्थक क्या कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से तमाशा खड़ा किया जाए, और ये इस तमाशा खड़ा करने का जो उद्देश्य है वो केवल ये है कि जनमत लामबंद करके पूरी तरह से ऐसे लोगों को जो कि रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं, जो डेमोक्रेट पार्टी पर विश्वास नहीं रखते, उनको अपने साथ रखा जाए। और आगे जो ठीक है चुनाव जीत गए जो बाइडेन और कमला हैरिस, लेकिन सरकार चला के दिखाएं, अब ये चुनौती है। तो वो सरकार को चलने नहीं देना चाहते, और उस सरकार को चलने नहीं देना चाहते का सबसे बड़ा जो मंत्र था उनके पास वो जॉर्जिया की 2 सेनेट की सीटें थी। लोगों को याद होगा कि जॉर्जिया में हर राज्य से सेनेट की 2 सीटें होती हैं, जॉर्जिया से भी 2 सीटें हुई। अब जॉर्जिया में राष्ट्रपति का चुनाव तो ट्रंप हार ही गए, जिसको वो मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो सेनेट की जो 2 सीटें थी उन पे चुनाव में कोई फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि सेनेट के चुनाव में 50% जो जितना भी मतदान होता है उसका 50% जब तक कोई उम्मीदवार नहीं लेता तब तक किसी को विजेता नहीं घोषित किया जाता। दोनों सीटों पर, दोनों पिछले 20-25 साल से पूरा जॉर्जिया ही रिपब्लिकन राज्य है, और दोनों सीटों पर रिपब्लिकन ही सेनेटर थे। और पिछले जो चुनाव जो नवंबर का हुआ उसमें वो आगे भी थे, 50% भले ही उनको वोट न मिले हों लेकिन वो आगे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है अब इस चुनाव में कि इस चुनाव में न केवल वो पीछे हो गए हैं, बल्कि डेमोक्रेट जो उम्मीदवार हैं दोनों के दोनों वो जीते। एक तो सीट जो है डेमोक्रेट उम्मीदवार ने जीत ली है, और ये भी इतिहास रचा गया है। जॉर्जिया में पहली बार एक काला व्यक्ति सेनेटर चुना गया है, और जॉर्जिया नहीं बल्कि ये भी मान के चलिए कि पूरे अमेरिका के दक्षिणी जितने भी राज्य हैं उनमें पहली बार कोई काला सेनेटर चुना गया। और अगर जो दूसरा सेनेटर जिस पर अभी जो है मतगणना चल रही है और जो है वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार आगे चल रहा है, अगर वो जीत जाता है तो वो यहूदी उम्मीदवार है। और ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि जॉर्जिया जैसे राज्य में, जो कि रंगभेदी राज्य रहा है, वहां पहली बार एक यहूदी सेनेटर चुना जाएगा जिसकी उम्र 33 साल है, वो बिल्कुल नवयुवक है। तो अगर ये दोनों जो है वो जीत जाते हैं
तो डेमोक्रेट्स की संख्या सेनेट में 50 हो जाएगी। 50 पहले से रिपब्लिकन की संख्या है। कमला हैरिस क्योंकि जो है वो उपराष्ट्रपति हैं और वो डेमोक्रेट हैं, तो कमला हैरिस के हाथ में एक तरह से सेनेट की चाबी होगी। कास्टिंग वोट हो जब जाए। फैसला करने की बात आएगी तो अंतिम निर्णय उनका होगा। तो 51 इनके हो जाएंगे। तो जो भी मतलब जो भी जो इरादे हैं और जो वादे हैं बाइडेन हैरिस सरकार के, वो सारे इस चुनाव से पूरे होते दिखते हैं। अगर ये चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी के दोनों उम्मीदवार नहीं जीतते और ट्रंप के उम्मीदवार जीत जाते, तो इनको बड़ी भारी मुश्किल हो सकती थी और सरकार चलाना जो है वो मुश्किल हो सकता था। लेकिन अब ऐसा लगता है इससे सरकार चलाना आसान हो जाएगा। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बहुत बड़ी हार है। और डोनाल्ड ट्रंप में जो जो अंधी आस्था रखते हैं, उनके लिए उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। जी, ये जो जॉर्जिया फ्लिप कर गया जिसे कह रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और कौन से राज्य हैं जो फ्लिप कर गए हैं, और जॉर्जिया का फ्लिप होना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्या इसका इसका देखिए संकेत क्या है? देखिए जॉर्जिया में दो बातें हुई हैं। जॉर्जिया एक तरह से ऐसा राज्य है जहां मार्टिन लूथर किंग और वो जो मतलब सिविल राइट्स का जो आंदोलन है वो काफी दिनों तक चला था और जॉर्जिया जो है वो काफी प्रभावित हुआ था उससे। जॉर्जिया में पिछले कुछ दिनों से जो पढ़े लिखे काले समुदाय के लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इस बार के चुनाव तक आते आते अब ये लोगों को सूरत साफ दिखाई देने लगी है कि क्यों जॉर्जिया फ्लिप हुआ। तो जॉर्जिया में काले पढ़े लिखे लोगों की आबादी 40% के आसपास पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ा मतलब जब चुनाव हो रहा था तो चुनावी विश्लेषकों ने इस बात पे उतना ध्यान नहीं दिया। और जब मतलब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को भी काफी काले लोगों ने वोट दिया। इसलिए जीते जरूर जो बाइडेन, लेकिन उतने भारी अंतर से नहीं जीते। लेकिन अब इस सेनेट के चुनाव में ये हुआ क्योंकि ट्रंप ने आकर के ये उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। और मतलब ये एक तरह से जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, जिन लोगों ने जिनका जनादेश जो बाइडेन और कमला हैरिस के पक्ष में गया, उनको एक तरह से ललकारना और उनके बारे में भला बुरा कहना और ये कहना कि साहब ये तो मरे हुए लोगों के वोट हैं और ये तो बाहर से आए हुए लोगों के वोट हैं और ये तो सारे अवैध वोट हैं। तो इससे लोगों को मुझे लगता है ठेस पहुंची है, लोगों को क्षोभ हुआ है। और जो काले मतदाता थे उन्होंने एकजुट होकर के और सामने आकर के बड़ी भारी तादाद में सेनेट के दोनों चुनाव में वोट दिया है। इसीलिए ये सेनेट की दोनों सीटें जिसे अमेरिकी भाषा में कहते हैं फ्लिप हो गई हैं, यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ चली गई हैं। तो ये एक और बहुत बड़ा खतरा जो मतलब ट्रंप के और रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं उनको दिखाई दे रहा है कि कल कैसा होगा। कल ऐसा हो सकता है कि जैसे जॉर्जिया डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थक बन गया है या जॉर्जिया से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जीतने लगे हैं, वैसे टेक्सास में भी हो सकता है। वैसे और बहुत से जो गोरे लोगों के राज्य हैं जहां कभी रिपब्लिकन पार्टी के अलावा कोई पार्टी जीती ही नहीं, ऐसे बहुत से राज्य हैं, उन राज्यों में भी ऐसा हो सकता है। और उनको लगता है कि सत्ता हमेशा हमेशा के लिए इन लोगों के हाथ से जा सकती है। तो ये जो भय है, ऐसा भय ही डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो नेता हैं, उनके पीछे लोगों की अंधभक्ति को पैदा करता है। और ये अंधभक्ति का फायदा डोनाल्ड ट्रंप उठा रहे हैं। आगे चल के क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि इस हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व पर सवाल उठने लगेंगे और हो सकता है रिपब्लिकन पार्टी के बीच भी फूट पड़ जाए। एक धड़ा हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ रहे और कुछ रिपब्लिकन पार्टी के जो पुराने नेता हैं जो उकता गए हैं, तंग आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की बातों से, हो सकता है वो अपना एक अलग धड़ा बनाए। तो अगर दो धड़े होते हैं तो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अच्छा है। और कमला हैरिस को आगे जाकर के इस चुनाव के बाद अगर ये दोनों सीटें डेमोक्रेट जीत जाते हैं तो उसके बाद कमला हैरिस का कद और कमला हैरिस की भूमिका बहुत बढ़ जाएगी। जितने भी महत्वपूर्ण फैसले
बाइडेन हैरिस सरकार को करने हैं, वो उनको अगर सेनेट से निकालना है तो वो कमला हैरिस का ही काम होगा, चाहे वो जज की नियुक्ति हो, चाहे वो किसी एम्बेसडर की नियुक्ति हो, चाहे मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री की नियुक्ति हो, हर बात पर रिपब्लिकन पार्टी के लोग टांग अड़ाएंगे और उनको आकर के बीच बचाव करके नैया पार लगानी होगी। तो इससे उनका कद बढ़ेगा और उनका महत्व बढ़ेगा और हो सकता है अगली राष्ट्रपति वो बन जाए। लेकिन साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जैसे ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद जो गोरी जो मतलब अमेरिकी आबादी थी वो एक तरह से खिलाफ हो गई थी, उसमें एक अजीब तरह का रोष आ गया था जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेता बन के उभरे। ऐसा भी हो सकता है कि कमला हैरिस के खिलाफ और कमला हैरिस के काम को देख करके एक तरह का नया रोष पैदा हो और आगे जाके उनके लिए मुश्किलें हों। लेकिन ये आगे की बातें हैं, आगे कैसा होता है वो जो है वो पता चलेगा, भविष्य बताए। जी, तो वो तो लंबे समय की बात है, लेकिन फिलहाल क्या कोई आशंका है, कोई संभावना है कि जो ट्रंप साहब चाहते हैं वो हो जाए? जो वो नहीं, माइक पेंस से जो चाह रहे हैं कि माइक पेंस नहीं, विद्रोह नहीं, कर दें, बिल्कुल नहीं। संविधान के खिलाफ खड़े केवल हो जाएं, केवल वो कर केवल दें। तमाशा केवल तमाशा थोड़ा आगे बढ़ सकता है, दिलचस्प हो सकता है। देखिए पेंसिल्वेनिया पता नहीं बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होगी कि क्या हुआ है पेंसिल्वेनिया में। पेंसिल्वेनिया हर राज्य में भी जो है वो जिस तरह का बाइकैमरल जिस तरह का 2 सदन की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर है, उसी तरह राज्य स्तर पर भी है। तो राज्यों में भी प्रतिनिधि सभा भी होती है और सेनेट भी होती है। तो राज्य की सेनेट के एक सीट पर डेमोक्रेटिक पार्टी का सेनेटर चुना गया और डेमोक्रेटिक और वो पेंसिल्वेनिया में हुआ है और पेंसिल्वेनिया में उस सेनेटर को जो मतलब वहां सदन का सभापति था उसने शपथ दिलाने की कोशिश की और सारे बाकी जो विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के लोग थे उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके उसको शपथ नहीं लेने दी, तो अभी तक वो बिना शपथ लिए हुए ही बैठा हुआ है। तो जैसी हाथापाई की नौबत भारत में आती है कई बार सदन में देखने में, राज्य की विधानसभाओं में खास तौर पे कुछ कुछ वैसा ही सीन पेंसिल्वेनिया में हो गया था। तो ऐसा हो सकता है कि अमेरिका के संसदीय पटल पर भी इस तरह की गर्मागर्मी हो आपस में बहस के दौरान, लेकिन सिवा मतलब बहसबाजी के और इसका कुछ नतीजा नहीं निकल सकता। चुनाव का जो परिणाम है वो वैसा ही रहेगा। 20 तारीख को शपथ जो बाइडेन को ही लेनी है, भले जितना मर्जी चिल्ला लें डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाते रहें, भले ही वो अंत समय तक हार न माने और जो है वो बधाई न दें, समर्थन न करें जो बाइडेन का, जिसकी पूरी संभावना है और ये उनका हक है। उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता हार को स्वीकार करने के लिए और जो बाइडेन को बधाई देने के लिए। जी, एक हॉल ऑफ शेम जैसा एक टर्म चल रहा है। कुछ रिपब्लिकन सांसद हैं जिनका ये जिक्र आ रहा है कि साहब इनकी तस्वीरें चल रही हैं, हॉल ऑफ शेम कहला रहा है। तो ये क्या है, वो कौन लोग हैं और उनसे क्या उम्मीद की जा रही है? वो लोग हैं जो ये जो चुनाव के परिणामों की घोषणा होगी संसद में, संसद के संयुक्त सत्र में, उसमें आपत्तियां उठाएंगे। आपत्ति उठाने के लिए पहले से अपना नाम दर्ज कराना होता है। तो करीब करीब 2 दर्जन या उससे ज्यादा रिपब्लिकन सांसदों ने, रिपब्लिकन जो प्रतिनिधि सभा के सांसद हैं उन्होंने और सेनेटरों ने अपने नाम पहले से दर्ज करा दिए। तो उनका काम ये होगा कि एक सांसद आपत्ति उठाएगा, दूसरा उसका समर्थन करेगा। उनको हॉल ऑफ शेम इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए मतलब ये जब सब कुछ हो चुका है, अदालतों ने कह दिया है कि चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, ये निष्पक्ष और बिल्कुल सही चुनाव है। सारे चुनाव अधिकारियों ने ये कह दिया है। पूरा का पूरा जो चुनावी तंत्र है वो ये कह रहा है। तो केवल आप इस बिना पर के एक आदमी ये कह रहा है कि साहब मैं इस बात को नहीं मानता, मेरा विश्वास ही नहीं है। कैसे मुझे और रिपब्लिकन पार्टी को कोई हरा सकता है, मुझे तो 7.5 करोड़, तो ये कोई तर्क थोड़ी है। इस तर्क के आधार पर अगर आप आपत्तियां उठाएंगे तो ये तो लोकतंत्र का तमाशा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाना है। मतलब जो जनादेश है, पूरी की पूरी जनादेश की जो प्रक्रिया है वो उसकी अवमानना है, एक तरह से उसका अपमान है।
तो ऐसे लोगों को इसीलिए जो है प्रेस में कहा जा रहा है कि हॉल ऑफ शेम है, ये इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ऐसा नाचने को तैयार हैं कि आपत्ति भी उठाएंगे, बहस भी करेंगे और उसको लटकाएंगे। हो सकता है कि वैसे ये भी संभव है कि जल्दी काम निपट जाए, लेकिन 2-2 घंटे अगर एक-एक राज्य के मामले पर बहस हुई, तो आधी रात तक बहस चल सकती है, अगले दिन तक बहस लटक सकती है, तो इसका कोई अंत नहीं है। तो ये तमाशा क्या होगा, ये देखने लायक होगा। और अमेरिका में भी ऐसा तमाशा हुआ है, मतलब ये ऐसा चुनाव है जो बिल्कुल अभूतपूर्व था। इसने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा हुआ है देखिए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में जिस तरह से 306 सीटें हासिल की थी और जो राज्य जीते थे, छीने थे डेमोक्रेटिक पार्टी से, वो राज्य जो बाइडेन और हैरिस ने उल्टा उनसे छीने हैं और ठीक उतनी ही सीटें उनकी आई। तो ये बहुत सी विचित्र बातें इस चुनाव में हुई। तो अब क्या मान लें कि ये जो ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति बने थे, उससे पहले कहा जाता था बड़े भारी शोमैन है, तो अब ये राष्ट्रपति पद से हटने के समय भी एक बड़ा भारी शो दिखा के ही जाना चाहते हैं, या ये आगे की योजना बना रहे हैं कि ये फिर अगले चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने की लड़ाई लड़ सकते हैं? नहीं, शो दिखा के नहीं जा रहे, शो करना भी चाहते हैं। ऐसी अफवाहें हैं कि ये एक अपना अलग से चैनल लॉन्च करेंगे और वो चैनल इनके विचारों का प्रतिनिधित्व करेगा। जो इनके समर्थक हैं, इनको लग रहा है कि 7.5 करोड़ समर्थक हैं, तो 7.5 करोड़ अगर देखने वाले हैं, तो चैनल की जो कामयाबी है, वो तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि अवश्यंभावी है। तो इसलिए ये भी एक मतलब रणनीति हो सकती है और दूसरा ये है कि कम से कम खुद नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इनकी उम्र है और 4 साल बाद उम्र बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इनका अपना पूरा परिवार, इन्होंने तो राष्ट्रपति का जो पद है, उसका इस्तेमाल एक तरह से ट्रंप एंड सन्स, मतलब अपने परिवार को आगे बढ़ाने में और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में किया है। तो इनके जवाई हैं, इनकी बेटी है, तो उन दोनों को उम्मीदवार बना सकते हैं कम से कम। और अगर ये कह दें कि साहब इवांका ट्रंप जो है वो अगली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं, तो किसी की हिम्मत थोड़ी है। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मतलब इतनी हिम्मत जुटा सके कि नहीं, आपके परिवार का कोई आदमी, आपने जो है वो सत्यानाश कर दिया पार्टी का और हम नहीं चाहते कि आप या आपसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अब पार्टी का अगला नेता बने। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अगला जो भी रिपब्लिकन पार्टी का नेता होगा, जो भी चुनौती देगा डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार को अगले चुनाव में, उसमें निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हाथ होगा, बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये उन्होंने पहले से तय कर लिया है। धन्यवाद शिवकांत जी, बहुत अच्छे से आपने समझाया और मुझे लगता है अभी बहुत कुछ है डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य पर चर्चा के लिए, तो अभी बहुत सारे मौके मिलेंगे। और आपने जैसा बताया, हमें उम्मीद ऐसी दिख रही है कि जैसे अभी लोकतंत्र में वो झलकियां दिखने लगी हैं जो पहले भारत में या दूसरे देशों में दिखती थी, वो अमेरिका में दिख रही हैं। तो हो सकता है जल्दी आपको रिपब्लिक अमेरिका जैसा कोई चैनल भी देखने को मिल जाए, जो चैनल पहले भारत में शुरू हुआ है, अब उस अंदाज का चैनल आपको अमेरिका में भी देखने को मिले। फॉक्स का और भी बड़ा फॉक्सी रूप होगा वो। फॉक्स तो पहले से ही है, लेकिन फॉक्स ने अपना पल्ला झाड़ दिया है ट्रंप साहब और उनके समर्थकों की तरफ से, और फॉक्स चैनल से वो बहुत नाराज भी है। लेकिन देखिए आगे कौन सा फॉक्स आता है, कौन सा लायन और कौन सा टाइगर आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिवकांत जी। और अब मैं आप सबसे भी इजाजत चाहता हूं। अंत में एक बार फिर आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना न भूलें। बातचीत आपको पसंद आई है तो इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें और इसे लाइक भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।